नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एशियन का डिजिटल लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7वें चरण की, आखिरी चरण। बिल्कुल, और ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तमाम दिग्गज हैं और कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें पंजाब भी खास तौर पर है, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें बची हुई हैं, बिहार की कुछ सीटें बची हुई हैं, पश्चिम बंगाल की कुछ सीटें बची हुई हैं। कुल लगभग 57 सीटों पर मतदान बाकी रहेगा, अगर ज्योति मैं गलत नहीं हूँ आंकड़ों के हिसाब से तो। बिल्कुल, 57 57। सीटें हैं, 904 उम्मीदवार हैं और कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं। और बड़ी बात ये है कि ये वो फेज़ है जिन 57 सीटों में से लगभग 30-32 सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में गई थी। और ये फेज़ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़े-बड़े दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर लगी है। और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेज़ भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि उनकी संसदीय सीट बनारस पर भी चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, और ये बनारस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर इलेक्शन होना है, जिसमें गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, ये सब सीटें हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं तो उन सारी सीटों को यूपी साथ की लेते कुल हैं। 13 सीटें। बिल्कुल, यूपी कुल 13 सीटें, उन 13 सीटों पर भी इलेक्शन होना है। और बनारस तो इसलिए भी खास है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार हैं, यानी गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय, जो कि इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस वक्त मैदान में हैं और बड़ा ही और वो भी पीएम के सामने। पीएम के सामने। इसके पहले भी वो कई बार इलेक्शन लड़ते रहे हैं, विधायक रहे हैं वहां से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इस बात की शायद चिंता लोग नहीं कर रहे हैं कि पीएम के चुनाव में क्या होगा। इस बात की चिंता लोग ज्यादा कर रहे हैं कि कितने वोटों से होगा। पंकज जी, जरा आप भी आ जाइए क्योंकि लगातार राजनीति को आप भी समझते हैं और एक और देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि कैसे ये पूरा मैनेजमेंट है। ये जो माइक्रो जो मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट बनारस में है, तमाम मंत्रियों का जमावड़ा वहां पर है। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां डेरा। और वहां जिस तरह से पूरा जाल बीजेपी ने बिछाया कि जीत के अंतर को बढ़ाना है। देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री ने जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वहां से चुनाव लड़ा तो जीत का अंतर लगभग 3-3.5 लाख का था। उसके बाद 2019 का चुनाव आया और लगभग ये जीत का अंतर 4.5 लाख के लगभग रहा। और इस बार जो टारगेट खुद बीजेपी दे रही है, उनका कहना है कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा तोहफा देने वाले हैं और ये तोहफा जीत के बड़े अंतर के साथ रहने वाला है और टारगेट 10 लाख का। 10 लाख एकदम। इसमें दो बातों को दो बात जो इस चुनाव को मोदी जी के वहाँ से चुनाव और वहाँ जो आपको जितने भी मजमा लगा हुआ बीजेपी नेताओं को तो इसमें दो चीज़ है। आप ये देखिए, जो मोदी जी वहाँ पे एक शो उन्होंने किया, चुनावी रैली उन्होंने किया और जो भी है, उसके बाद मोदी जी वहाँ नहीं गए। इसलिए वो वहाँ नहीं गए कि उनके जो एक शो का जिक्र आप कर रहे हैं, वो जब नामांकन दाखिल करने गए थे तो एक किस्म से वो शक्ति प्रदर्शन था। अभी महिलाओं का कार्यक्रम था। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने कोई उस तरह से रोड शो वगैरह नहीं किया। लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन वही था जिसमें एनडीए के अलग-अलग मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, बड़े-बड़े नेता वहां पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वहां एक तरह से कही कोई बहुत बड़ी उन्होंने रैली वहां नहीं की। और अभी का भी उनका कार्यक्रम तय नहीं है जो वो कब जाएंगे, कल जाएंगे, क्योंकि परसों चुनाव प्रचार थम रहा है। आज प्रधानमंत्री का हर जगह का फिक्स कार्यक्रम है, तो आज तो जाने का सवाल नहीं है। और अभी तक हम लोगों के पास ऐसी खबरें भी नहीं आई जो कब जा रहे हैं। तो संभावना जताई जा रही है वो कल या परसों वहां करेंगे। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा पंकज, एक चीज ये है कि प्रधानमंत्री वहां कब जा रहे हैं इसका शेड्यूल आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री न्यूज नेशन पर आ रहे हैं। इसका शाम में हमारे पास आ रहे हैं और ये 58 मिनट पे और रात 9 बजे प्रधानमंत्री का पूरा इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू है चुनाव से पहले। आप अगर डिजिटल के बारे में जानकारी देना चाहें और डिजिटल पे हम लोग एकदम लाइव इंटरव्यू के बारे में आप बता रहे हैं दर्शकों को जी। और सबसे अच्छी बात ये है, जो इससे पहले अपने रैली के दौरान, चुनावी रैली के मतलब व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने न्यूज नेशन पे अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था। तकरीबन वो 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू था। तो ये पूरी में दिया था और उन्होंने ये बोला था जो न्यूज, आप न्यूज नेशन और हम न्यूज फर्स्ट, हम इंडिया फर्स्ट वाले हैं। और आज ये जो इंटरव्यू है ये 6:57 पर चलने वाला है। अपने दर्शकों को बता दें, जरूर देखिएगा। और हम इसे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का आखिरी इंटरव्यू है इस फेज से 2000 क्या बोलते हैं 2024 प्रधानमंत्री का ये टेन्योर चल रहा है। इस टेन्योर के खत्म होने से पहले का ये 2024 के सरकार बनेगी। और ये इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा, न्यूज एशियन पर एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिटेल इंटरव्यू है। प्रधानमंत्री ने जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें ये है, जो प्रधानमंत्री सभी मुद्दों पे खुल के चर्चा मतलब करेंगे और एकदम वो अपना तो बताइए जरा ये 7वें चरण के बारे में। आप 7वें चरण हम लोग बनारस के बारे में बात करें तो बनारस से दो है। जो एक तो इनका व्यस्त कार्यक्रम के बाद
है। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी की 30% स्ट्रैटेजी वहां पे चूंकि बस पीएम बस नहीं बस जा रही है तो बस बस कैसी वही है? वो उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो संभावना जताई जा रही है जो कल या परसों प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, कम से कम 1 से 2 बार तो मतलब क्योंकि एक वहां के जो मतदाता हैं उनके पास भी संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो ये देखिए 2014 का जो था में फासला 3-3.5 लाख से जीते थे, उसमें में केजरीवाल अरविंद केजरीवाल उनको चुनौती वहां देते दिख रहे थे। उस अजय राय भी उस समय चुनावी मैदान में थे। 2014 के चुनाव में जब हुआ तो उसमें उनका मार्जिन तकरीबन बढ़ के 5 लाख के करीब हुआ। और इस बार का जो प्लान है बीजेपी का, जो इंटरनल ये आ रहा है, जो इस नहीं तरह नहीं, का 2014 में 5 लाख नहीं था, 2019 में हाँ, 2019 में लगभग 4.5 उसके बाद मतलब सेकंड टर्म वाले में, और थर्ड टर्म जो वहां से बनारस, तो प्लान ये है जो देश का किसी भी चुनाव में जीत का एक रिकॉर्ड बने इस पे, तो उस पे बीजेपी के सभी लोग काम कर रहे हैं। और संभावना जताई जा रही है जो ऐसा हो भी सकता है, मतदाताओं का जैसा उन्होंने विकास कार्य वहां हुए सब कुछ है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है जो बनारस सीट को लेकर विपक्ष भी उस फासले को कम करना चाह रहा है। क्योंकि आप देखिए जो बनारस में इससे पहले प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव डिम्पल को हमने यादव ने देखा, और अब अखिलेश रोक यादव किया। और राहुल गांधी भी जाने वाले। आज देखिए ये वो जो कर रहे हैं। बिल्कुल जो 57 सीटें हैं, इसमें से 32 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने हासिल की थी 2019 में। तो और इसके अलावा बात की जाए तो यूपी को 9 सीटें मिली थी और 14 संसदीय क्षेत्रों में उन्हें जीत हासिल मिली थी अन्य को। तो ये यूपी में कुल 13 सीटें, 13 सीटों में जिस से पर 9 घोसी सीट, सीट कह रहे हैं कि थोड़ी फंस हाँ, सकती है, क्या इस लग रहा बार है? राजभर जी के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए घोसी सीट नहीं फंसना चाहिए क्योंकि राजभर का अपना कैडर वोट है ना। और उसके बाद नहीं, लेकिन आप ये बात तो कह सकते हैं राजभर का अपना कैडर उठा, लेकिन दारा सिंह हार गए वहां से। हाँ, लेकिन इस बार उनके बेटे खुद तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दारा सिंह को जितवाने की जिम्मेदारी भी राजभर हाँ, राजभर की थी, लेकिन जब आपका ये है मतलब खुद आप लड़ रहे हैं और घोसी एक प्रेस्टीज की सीट बीजेपी के लिए भी बन गया है, तो मुझे नहीं लगता उस सीट से मतलब ज्यादा अच्छा, ये होगा। एक चीज मेरे जहन में एक सवाल आ गया जी, ज्योति आप भी बताइएगा इसको, कि ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो, अच्छा, एक आप चूंकि आप बात, हाँ, अरविंद राजभर, वो अपने ही सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ते तो हो सकता है ज्यादा फायदा होता, क्योंकि राजभर को लेके वहां थोड़ी बहुत नाराजगी थी, और वो नाराजगी थी, वो दिख रही थी। ब्रजेश पाठक ने माफी मंगवाई थी, वो तस्वीर हम सब ने देखी थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं, देखिए उसमें है क्या, राजभर को अपनी भी राजनीति करनी है। अगर वो बीजेपी के सिंबल से, अगर बीजेपी के एज ए बीजेपी कैंडिडेट होते तो उनकी गिनती फिर 1 हो जाती। और उसके बाद क्या है, जो आप फिर जब क्या बोलते हैं, जो लेन देन वाली प्रक्रिया होती है उसमें थोड़े से राजभर कमजोर पड़ जाते हैं। तो राजभर को चूंकि अपनी भी राजनीति करनी है और बेटे के भविष्य को भी देखना, तो एक वो बार मैसेज नहीं, दरअसल मुझे लगता है वो देना चाहते हैं कि हम मर्जर की तरफ है या हम इनके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और एक और बात है, हम सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं इस एक तरह से। तस्वीर भी सामने आई जिसमें अरविंद राजभर के लिए कैंपेनिंग करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के किसी इलाके में पहुंचे, तो वो बिल्कुल पांव पड़ रहे हैं, उनको चरण स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश भी अरविंद राजभर की तरफ से की जा रही है। और खुद जो राजभर जी है वो, उनके जो बयानात अगर आप सुनेंगे कि हम तो आ रहे हैं, 80 की 80 सीटें आ रही हैं, एनडीए का कुनबा जो है वो वही इस बार डंका बजाने वाला है, पिछली बार की तरह 2019 और 2014 की तरह, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने जो यूपी को लेकर मिशन 80 है उसके लिए तैयारी अंजित आज से नहीं की, ये तैयारी दरअसल 1-1.5 साल पहले से शुरू हो गई थी। और इसको आप स्ट्रेटेजी वाइज देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 1 साल से जो दौरे हो रहे थे। नहीं, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और वाराणसी को लेकर के बीजेपी की तैयारी 2022 के इलेक्शन के बाद से ही हो गई थी। जैसे ही मार्च में रिजल्ट आया था विधानसभा रिजल्ट आने के बाद ही हुआ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री की रैलियों का यहाँ जिक्र कर रही हूँ। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो प्रधानमंत्री की रैली जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखी है, हमें कुछ नहीं भी नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इस शिलान्यास हो रहा है, ये शिलान्यास हो रहा है, तो प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद रह के एक संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो केंद्र के सत्ता का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और यूपी की अहमियत हमने हमेशा हर चुनाव में देखी है। देखिए यूपी की हमने बात की, चूंकि पंजाब से आप होकर आए हैं और पंजाब में भी मुकाबला काफी कड़ा है। ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी और 2 उनके सहयोगी अकाली दल। इस बार तो अकाली भी साथ नहीं है और लगभग 28 साल बाद बीजेपी वहां से अकेले चुनाव लड़ रही है। तो क्या आपकी रीडिंग पंजाब के लिए है? देखिए पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जैसा कि 2 आपने
आपने बीजेपी के पास बताया, 2 हाँ। शिरोमणि अकाली दल के पास, और एक सीट जो संगरूर वाली भगवंत मान साहब के पास थी, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद थे, हाँ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सीट खाली हुई और वो सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। वो सीट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के पास चली गई है। तो यानी और ये आम आदमी ऐसा पार्टी के पास वक्त है कोई नहीं जब कांग्रेस पार्टी के बहुत नेता बीजेपी में जा चुके हैं। हैं, लेकिन इस बार फाइट अच्छी होगी पंजाब में, और पंजाब में जो चौतरफा मुकाबला। हाँ, चौतरफा एकदम दो आप सही कर रही हैं। दो मुद्दे हैं वहां चौतरफा- पर जो मैंने महसूस किया, लोगों से बात किया, 2 मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा नशे का है, जो बहुत ज्यादा महिलाएं आपको लेकिन बात करते करते रो पड़े। उन्होंने कहा अच्छा। कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, गैंगस्टर का मुद्दा है। तो एक कुल मिलाकर के इस बार देखिए सीटें कितनी निकालेगी बीजेपी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीजेपी वहाँ लड़ाई में है, वहाँ आम आदमी पार्टी लड़ाई में है, वहाँ पार्टियां लड़ाई में है, कांग्रेस भी उसमें लड़ाई में है, शिरोमणि अकाली दल भी लड़ाई में है, तो वहाँ लड़ाई तो है। और दूसरा एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कि वाराणसी का जिक्र हुआ, देखिए वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की नजर किसी एक सांसद से ज्यादा होती है। वो भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि अगर वहां कुछ भी घटित होता है, एक सड़क भी बनती है या कुछ पास होना होता है, तो सीधे प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी होती है। क्यों मगन? निश्चित रूप से नहीं वो प्रधानमंत्री चीज बनारस के आप विकास पंजाब के लिए आपकी क्या रेडी है, क्योंकि हमने यूपी की बात की, अब जी, तुरंत फटाफट पंजाब राज्य को निपटा दें। देखिए पंजाब में चौतरफा मुकाबला है। हाँ। कांग्रेस और अगर आपका वहां गठबंधन हो जाता तो फिर इनका अपर है। अब देखिए दिल्ली में आप गठबंधन में लड़ हो रहे गया। हैं, आप अब पंजाब में वहाँ- गठबंधन तो में वो- नहीं लड़ रहे, तो ये इस पे भी लोग इस सवाल पे उठा भी रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष को बीजेपी इस पे हमला कर रही है। देखिए यहाँ हाँ। दोनों गलवैया कर रहे हैं दिल्ली में, हाँ। और यहाँ देखिए दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसका एक मैसेज तो जनता को जा रहा है। फिर आपको शिरोमणि अकाली दल भी है, वो भी आपको रेस में है, तो मुकाबला तो चौतरफा है। और देखिए और मुझे हिमाचल- लगता है जो अगर 13 सीट है तो 13 सीट में से 4 3 या 12 जो होता है उस तरह का कोई मामला ना हो जाए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और जो 2 इंपॉर्टेंट सीटें हैं वो हमीरपुर की है, जहाँ से खुद अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट है मंडी की, जहाँ से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। तो कंगना के बहुत सारे बयान भी चर्चा में हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में, और कंगना ने तो अभी न्यूज नेशन से भी बातचीत की है, तमाम Exclusive interview। इंटरव्यू दिया, उन्होंने बातचीत भी हुई। किया है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका इंटरव्यू कल ही बॉलीवुड आया की है। क्वीन और वहाँ के राजा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने वर्सेस प्रिंस नहीं, हाँ। या क्वीन वर्सेस किंग। जी जी आप मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, हाँ। दाव खेला है, बड़ा अच्छा फैसला है। उसका फैसला ये है कि विक्रमादित्य नाराज भी थे, और एक तीर दो निशान जो बोलते हैं ना, एक तीर दो निशान जो बोलते हैं, उसने कांग्रेस ने वो सेट किया है। जो ठीक है, आप में पावर है तो आप आ जाइए अच्छा यहाँ। वो वहाँ की इलाका जो है राजनीति- ना, वो विक्रमादित्य के लिए इलाका, चूंकि उनकी माँ वहां से सांसद रह चुकी हैं, उनकी माँ आपको याद होगा तो वहीं से सांसद रही है, लेकिन वो इलाका जो है विक्रमादित्य का पहचाना हुआ इलाका है। पहचाना है उनके- और उनके कंगना पिताजी- रनौत उनके- को वहाँ की बेटी, कंगना खुद कहती हाँ। है कि मैं मंडी की बेटी बेटी। हूँ। आज ही वो इंटरव्यू में कह रही थी कि देखिए मुझे यहाँ पे लोग बॉलीवुड की क्वीन, और चूंकि वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस नहीं है तो लोगों ने मूवीज नहीं देखी, पर उनको पता है कि मंडी की बेटी एक बॉलीवुड में है, तो लोग मुझे देखने के लिए लेकिन आते देखिए हैं। वहाँ क्या है, जो वीरभद्र सिंह खुद थे तो वहां से मंडी के ये थे। हाँ। और वीरभद्र हिमाचल के सबसे बड़े नेताओं में अगर कोई थे तो एक वीरभद्र सिंह आप थे। वीरभद्र सिंह का वो क्षेत्र था, वीरभद्र सिंह ने काफी मंडी में काम भी किया है। तो लेकिन है क्या वहाँ, जो कंगना के जाने के बाद, और उस सीट को आप जैसे देखिए, आप यहाँ का सीट के बारे में, हैदराबाद का जैसा सीट था, जैसे माधवी लता वर्सेस जो था ओवैसी, तो उसी तरह का सीट लगभग कुछ ऐसा यहाँ हो गया। और कंगना अपने बोल्ड अंदाज के लिए और बेबाकी के लिए जानी जाती है, लगातार वो प्रहार कर रही हैं उनपे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपने दोनों का जिक्र किया, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने कई बार इंटरव्यू किया माधवी लता का, कई बार इंटरव्यू किया, बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन माधवी लता का जो अपना क्षेत्र में मामला है, चूंकि कंगना मुंबई चली गई थी, मुंबई से वो समाजसेवी का भी समाज है। और उनके हॉस्पिटल, वो चैरिटी उस और इलाके दुनिया में उस रहती इलाके है, में वहाँ उनका पे बहुत काम करती माहौल है, बड़ा कंगना का मुंबई जाना, यहाँ कभी कभी आना, ये तो बोले बाय डिफॉल्ट वो आ गई ना राजनीति में, पैसे से तो पॉलिटिक्स में। अच्छा और आगे बढ़ते हुए ओडिशा की भी 6 सीटें हैं, क्योंकि ओडिशा के बारे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने एनआई को दिया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो दोस्ती बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं अगर दोस्ती के बारे में सोचूंगा तो मुझे तो ओडिशा के लोगों के लिए काम करना है। वो निशाना नवीन पटनायक पर उनकी तरफ था कि उनके साथ रिश्ते उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और केंद्र में सहयोगी भी तो एक तरह केंद्र से में हैं। सहयोगी भी थे, लेकिन इस बार जो गठबंधन गठबंधन करना चाहते थे, वो कह रहे हैं कि विधानसभा में भी हमारी सरकार बनने जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा में भी लेकर आ रहे हैं ओडिशा से। क्या लगता है वहाँ के देखिए, समीकरण वहाँ के का- बारे वहाँ में, की क्योंकि राजनीति- वहाँ अब ऑप्शन नहीं बचा, नवीन पटनायक बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एक एज फैक्टर उनके साथ।
और उस तरह से उनकी मतलब सेकंड पीढ़ी का जो नेता होता है वहाँ तक नवीन पटनायक ने तैयार अभी तक नहीं किया है। लेकिन मैं ये बोलूंगा बीजेपी के लिए मिशन जैसे बंगाल है, ठीक है, उसी तरह का मिशन कुछ उड़ीसा भी है और सटा हुआ भी राज्य भी है वो, है ना। तो उसी तरह से बीजेपी वहाँ पे अपने कैडर को भी बढ़ाना चाहती है और वहाँ मजबूत, इसलिए आप पूरी सीट से देखेंगे, पूरी सीट से जो ये थे संबित पात्रा थे, संबित पात्रा को तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले ही भेज दिया गया जो भैया आप जाइए और वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार के लिए अब चुनाव संबित पात्रा ने एक गोल भी कर दिया। हाँ, संबित हाँ। पात्रा ने अपने ऊपर ये कह करके भगवान जगन्नाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करके और उनको कि वो तो उनके डिवोटी हैं, तब ये कहकर मुझे लगता है कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती वहां पर पेश हुई है। इसके आगे उड़ीसा के आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कहना चाहता जी, हूँ, जी, वो बहुत जरूरी है। जी। और वो बात ये है कि प्रधानमंत्री ने एकमात्र चैनल न्यूज नेशन से ये कहा कि मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है, मुख्यमंत्री का जो घर है, उस पर बाहरियों का कब्जा हो गया है। हाँ। कुछ लोग उन्होंने कब्जा कर लिया, वो अपने हिसाब से हाँ। चलाना चाहते हैं। उनसे पूछा हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा होता कि नवीन बाबू किसी उड़िया भाषा समझने वाले के बारे में सोचते, अपना उत्तराधिकारी किसी उड़िया भाषा वाले को बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर के आए लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो जो कहते हैं वही नवीन बाबू करते हैं। तो ये जो चुनाव में मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बीजेपी और या भी कोई भी राजनीतिक दल जो आपकी कमजोर कड़ी होती है उसको उसके तहत आपको घेरने की कोशिश करते हैं और ये वही कवायद है जो जिसमें प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए मैंने आपको बोला ना, जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करना या पश्चिम बंगाल में अपने गढ़ को मजबूत करना चाहती है, उसी तरह से उनका उनका जो लक्ष्य है सो आपको उड़ीसा भी है और उड़ीसा को बहुत अहमियत दे रही है। देखिए 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। पिछली बार बीजेपी को 18 मिली थी, 22 के लगभग टीएमसी को मिली थी और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि हम कम से कम 25 तो हमारी 25 से 30 तो हमारी आने जा रही है। अब ये तो खैर 4 जून को पता चलेगा कि कितने सीटें उनके पास आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी ये जो आखिरी फेज है उसमें भी 8 या 9 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की जिस पर चुनाव हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी, खुद बार-बार अमित शाह का वहां जाना, ममता सरकार पर आरोप लगाना कि आप हिंसा की राजनीति करते हैं या हम जो पैसा भेजते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये पिछले कई अरसे से लगातार एक के बाद एक आरोप लगाना। हाँ, पीएम ने एक और बात कही थी कि हम कभी 2 सीटों पर वेस्ट बंगाल में थे, हम 80 तक पहुंचे 80 तक पहुंचे अगले चुनावों में। हाँ, हम 80 तक पहुंचे और अब हम वहां पर सरकार बनाएंगे भी फ्यूचर में और अब हम लोकसभा की ज्यादा सीटें भी हासिल कर रहे हैं। तो इसमें कितनी बढ़त मिलती हुई आपको दिखाई देखिए देगी? 9 सीटों पे इस फेज में 9 सीटों पे चुनाव है और वो संभावना इसे जताई जा रही है क्योंकि बंगाल में कई सीटों पे और ये सारी 9 सीटें वो हैं जहां पर जो पिछली बार टीएमसी ने जीती थी। टीएमसी का कब्जा है इस सीटों पे। लेकिन बीजेपी का ये है जो किसी तरह देखिए केंद्र की राजनीति में अगर देखें तो जो दो मतलब एनडीए की इसमें सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए जो चुनौतियां हैं, दो नेताओं ने खुलेआम चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को दिया व्यक्तिगत तौर पे या फिर जैसे भी आप इसको देखें, तो वो रहा ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल ने। तो प्रधानमंत्री का या बीजेपी का या आप बोलिए तो संघ का ये पूरा उनका ये है क्वेश्चन है जो बंगाल में किसी तरह से अपने गढ़ को मजबूत किया जाए। और बंगाल का जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो बंगाल में क्या है जो हर 20 साल 25 साल के बाद राजनीति है करवट लेता है। जैसे देखिए स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा, उसके बाद लेफ्ट वाले आए तो लेफ्ट वालों ने भी तकरीबन 28 से 30 साल शासन किया। उसके बाद ममता दीदी आए तो तकरीबन 15 साल के आसपास ममता दीदी को होने जा रहा है। तो अब क्या है जो अगला जो कुछ बदलाव होगा तो बीजेपी को ये दिख रहा है जो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर हम उस पर अपने को फोकस करें बंगाल पे तो हमें वहां से क्या बोलते हैं हम सत्ता में वहां आ सकते हैं राजनीति में। और देखिए वहां पे बीजेपी के लिए जो ग्राउंड है वो भी मुफीद बनता है। मुफीद इसलिए बनता है जो बीजेपी ने अपना कैडर वहां बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। पिछले आप तो शायद कई बार वेस्ट बंगाल गए हैं। नहीं, मैं नहीं गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप एक बार कवरेज के लिए गए थे। बाकी स्टेट में गया, मैं वहां नहीं जा पाया। लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है, बिल्कुल ज्योति आप ठीक कह रही हैं, मैंने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक जो जब वोटिंग होती है तो वहाँ कई बार समीकरण बदल जाते हैं और ये हमने 19 में भी देखा था। हमने जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी देखा था कि कैसे इतना होने के बावजूद भी कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी जान झोंक दी थी। बहुत तगड़ी होती है और कैलाश विजयवर्गीय ने जान झोंक दी थी बिल्कुल कि अब लग रहा था समीकरण बदल सकता है, लेकिन बदला नहीं। लेकिन उन्होंने काफी कुछ बदला। जो 2 से 80 का सफर था वो हमेशा वहाँ डटे रहे। उसके बाद तो खैर वो उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव चलिए ये पूरा समीकरण था और इंतजार करना होगा 1 जून का, उसके बाद फिर 4 जून का।
तो धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़े और धन्यवाद। दर्शकों को आपने जानकारी दी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।